ओके, सो यहाँ पे इंडियन एजुकेशन स्टार्ट हुआ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया, इंडियन फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी में आपने दो तीन पार्ट पढ़े थे, दैट इज वेस्टर्न फिलोसॉफी तो पढ़ा ही था, उसके साथ आपने पढ़ा कि वेस्टर्न में बहुत सारे पर्सन थे, जस्ट लाइक द सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लाटो, आपने बहुत सारे नाम पढ़े थे। आफ्टर दैट इंडियन जो फिलोसॉफर्स हैं उनके भी नाम पढ़े, जैसे कि आपके कौटिल्य हो, जो सबसे पुराना है, जितना पुराना हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है उतना ही पुराना हमारा ऋग्वेद है, इतना पुराना था। ठीक है, तो अभी इंडियन फिलोसॉफी हैज बीन हाउएवर intensely spiritual and has always emphasized the need of practical realization of the truth. So हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि हमारा जो फिलोसॉफी है, इट इज ऑल अबाउट दिस सेल्फ नॉलेज। ये क्या है, आपको नॉलेज दे रहा है, विजडम, एक लव ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लव ऑफ विजडम होना चाहिए, कोई चीज को जानना है, तो दैट इज कॉल्ड आत्मदिवारे दिष्टाभ्य। तो यहाँ पे आप खुद को ही दर्शन कर रहे हो, खुद को ही आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो इंडियन फिलोसॉफी इसलिए संपूर्ण क्या है, स्पिरिचुअल पे बेस्ड है। स्पिरिचुअल दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, मोक्ष। मोक्ष मतलब हो गया साल्वेशन। जब आप अपने स्पिरिचुअल थिंग्स को वाकनिंग करवाते हो, अपने सर्व ज्ञान को वाकनिंग करवाते हो एंड गॉड से कनेक्ट करते हो, जब लिंकिंग हो जाता है कंप्लीट, देन आपको मोक्ष मिल जाती है, एक इनर पीस मिलता है। सो यहाँ पे जितने भी आप इंडियन फिलोसॉफी के अंडर में जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ेंगे, सब कुछ आपको साल्वेशन के पॉइंट पे ही दिखेगा, साल्वेशन के पॉइंट पे ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखो इसलिए मेंशन किया गया, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। आप सत्य ढूंढते हो ना, जब आप सत्य को ढूंढते हो या ट्रूथ को खोजते हो, तो ये आपको ही ज्ञान मिलता है, सोल नॉलेज मिलता है, सेल्फ नॉलेज मिलता है। तो उसी के ऊपर इंटेंसली इंडियन फिलोसोफर्स ने बात किया है। अभी नेक्स्ट, इन इंडिया द वर्ड फिलोसॉफी, अच्छा फिलोसॉफी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इज इक्वलाइज्ड विद द टर्म दर्शन। हो गया, दर्शन करना, किसी को हम बोलते हैं ना भगवान को हमने दर्शन किया, तो अभी दर्शन मतलब देखना, किसी चीज को अच्छे से देखना। अभी देखने का मतलब हो गया विजन एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन। विजन करने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट, यंत्र आप बोल सकते हो या फिर जो भी मशीन बोल सकते हो, तो ये मशीन है। ठीक है, जब आप पूरा टोटल ज्ञान लेते हो, दैट मीन्स ये एक मशीन जैसा वर्क करता है। जस्ट लाइक आप बोलते हो कि फटाफट आपका दिमाग चलता है, यहाँ पे इतना आइडिया लगा देते, उसमें आइडिया लगा देते, इस फील्ड में वर्क कर लेते, वहाँ पे बिजनेस कर लेते। तो ये जो आइडिया आप मिल रहा है ना, किस लिए मिला, बिकॉज आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, इंटेंस नॉलेज है, इस वजह से। तो जब आप दर्शन करते हो, विजन करते हो, इससे पॉसिबल होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो आपने दे दिया। इसका क्वेश्चन भी बता दूंगी, कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है, बताऊंगी। अभी ये किसी भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे इंडियन एजुकेशन जो फिलोसॉफी का जो सिस्टम है, जब भी क्वेश्चन आए तो इंट्रो एक देना पड़ता है ना, तो इंट्रो में आप इतना ही लिखेंगे कि इंडियन फिलोसॉफी क्या देता है, एंड सेकंड में जो इंडिया में इस वर्ड को, फिलोसॉफी वर्ड को क्या बताया गया है, दैट इज विजन और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर नॉलेज लेना हो तो हम कहाँ जाते हैं, वेदास के पास। सो देखो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद द वेदास। तो इंडियन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेदास, इंडियन स्टार्ट्स विद द और स्टार्ट्स फ्रॉम द वेदास एंड इट कंटिन्यूज विद द सिक्स सिस्टम। 6 सिस्टम है इंडिया में। किसका सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम है। ठीक है, अब बोलो आपके पास तो इतना सिस्टम नहीं था, आप इतना ही जानते थे कि सीबीएसई, आईसीएसई एंड सीएचएसई, इतना ही जानते हो। बट यहाँ पे डिटेलली मेंशन किया गया है ऑल टोटल, मतलब पहले से लेके अब तक के अंदर। तो कितने सिस्टम है इंडिया में, 6 सिस्टम है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, इंडिया को देख सकते हैं, इंडिया के लोग खुद को देख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। खुद को देखना मतलब नॉलेज लेना। एंड ये जो मतलब एपिक्स थे, तो क्या क्या है, रामायण, महाभारत, है ना, प्रस्थानत्रय, दैट आर डैश, मतलब दैट आर डैश मतलब यहाँ पे अभी लिखना है, तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ के नीचे आएंगे। तो अभी आप लोग जानते हो सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, जो वेदास है तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर रिलेशन का बात आया, ज्ञान का बात आता है, तो हम रामायण एंड महाभारत को देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर आता है तो हम उपनिषद बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे संस्कृत वर्ड आएंगे, नॉर्मल हिंदी वर्ड्स भी लगेंगे आपको, वही इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसमें सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना वर्ड आ रहे हैं हिंदी में उसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बस खत्म हो जाएगा। उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं मिलते हैं, ब्रह्मा के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान था, बिकॉज वो हमेशा तपस्या करते थे, तप करते थे, एंड उसके वजह से उनके पास बहुत सारे ज्ञान भी थे, और चेतना के हिसाब से वो बहुत आगे तक के सोचते थे।
ठीक है। तो ब्रह्म सूत्रज बनाया गया था हर एक चीज के लिए, हर एक फील्ड के लिए, कैसे आप आगे तक जाएंगे, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया गया था ब्रह्म सूत्रज में। अभी उसके बाद आता है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता तो हम लोग अभी तक रखते हैं, हमारे पास पढ़ते हैं उसको। मतलब हम बोलते हैं कि ये, मतलब कृष्ण जी को अगर पूजा भी नहीं करते हो, भगवत गीता को अगर पूजा करते हो, तो वो इक्वल टू वर्शिप कृष्ण जी हैं, या फिर आप विष्णु जी हैं, जो भी उनके अवतार को बोल सकते हो। बट उसमें भी उन्होंने बोला कि वो सर्वज्ञानी है। एंड यहाँ पे जो आप सांस भी ले रहे हो, इवन आप जो जिंदा भी हो, आपके बॉडी में कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, वो सारे कुछ कृष्ण जी के वजह से हो रहे हैं। मतलब विष्णु या कृष्ण जो भी बोलो, उनके ही अवतार है ना, उनके वजह से ही हो रहे हैं। मतलब वो सब कुछ के करता धरता है, इतना ही बोला जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता से भी सारा कुछ आपको पता चलता है। पहले टाइम पे मतलब जो 25 साल होता था, उसमें आपको क्या क्या करना है, सेकंड 25 सालों में आपको क्या करना है, ऐसे डिविजन्स भी बताए गए हैं। एंड उसके साथ माता पिता को कैसे रखता है, सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज दिया गया है। अभी यूथ भी, मतलब एक बुरा चीज अगर होता है, उसके साथ अच्छा चीज भी रहता है, बैलेंस करने के लिए ये अर्थ ऐसे ही चलेगा। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा। अभी देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि एंशियंट हिस्ट्री से अगर एजुकेशन को डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्ट्स में किया गया है, 6 पार्ट्स में और 6 सिस्टम्स में। अगर आपको पूछा गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर हिस्टोरिकली, बिकॉज हिस्ट्री में रामायण महाभारत बहुत ही ओल्ड थे, बट आपके बुक में जो हिस्ट्री में आता है, वो अभी का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि आप कोई भी बुक में पढ़ने को मिलता है आपको। तो वो हिस्टोरिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स। सो दोज आर एंशियंट एजुकेशन, मिडिवल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, और दैट इज कॉल्ड द बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड एजुकेशन, और ब्रिटिश एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन बोल लो, ब्रिटिश एजुकेशन बोल लो, बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन बोल लो। तो ये आपका जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे, चार्टर एक्ट हो गया, एडम्स रिपोर्ट हो गया, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, हाटो कमेटी, इतने सारे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट है कुछ? अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। डाउट नहीं है, कर लो माइक्रोफोन को। अच्छा, फोर्थ पार्ट में जब भी आता है ना, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन अगर मेंशन हो, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, दैट इज मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि स्पेशली इंडिया एजुकेशन सिस्टम अभी का जो भी कंटिन्यू चल रहा है। अरे भाई, जो भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन ना। कुछ प्रॉब्लम है? देखो वहाँ पे माइक का ऑप्शन है। इतने दिन हो गए, 1.5 महीना से ऊपर हो गया, आपको पता भी रहेगा। वहाँ पे ऑफ कर लो, अदरवाइज इको होगा, वॉइस सुनने में ही आपको ही दिक्कत आएगा। ठीक है। तो ये कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है, मिडिवल है, मॉडर्न एजुकेशन है, कंटेम्प्रेरी है। अभी देखो, ये आपको पूछा जाएगा ऐसे 2 पार्ट में, ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। बोलोगे अभी मैम आपने तो बहुत सारा बोला था, बहुत सारे हैं, बट ऑल टुगेदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस और प्रायर टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में बताओ। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये पूरा एंसेंट एजुकेशन, मिडिवल, मॉडर्न, पूरा अगर कंप्लीट करते हो, तो ये हो गया आपका बिफोर इंडिपेंडेंस का। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फिर से और एक, तो दैट इज राइट अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। राइट अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस एक क्वेश्चन रहेगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी बोलोगे बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली मॉडर्न एजुकेशन को लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ये स्टार्ट करना पड़ेगा आपको एंशिएंट से, चाहे वो 2-2 लाइन का क्यों ना हो, एक-एक पैराग्राफ का क्यों ना हो, बट वहां से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। अभी इसके अंदर चलते हैं। याद हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट में से पहला पार्ट पढ़ेंगे अभी। चलो, पहला पार्ट, और कुछ नहीं लिखना है आपको। तो ये इतना उल्टा हो गया, चलो भाई, ये तो उल्टा ही हो गया, अब क्या होगा? हम्म, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। वेद जो आएगा, समवेद। ठीक है ना? तो समवेद में क्या है, सॉन्ग्स ऑन हेमन्स। और अभी देखो ना, जितने भी सूत्रस पढ़े, जो भी आपने पढ़ा, ज्ञान लिया, जितने भी वर्सेस और अध्याय और कांड थे, जितने भी चीजें हैं, उसका सॉन्ग के फॉर्म में, मतलब देखो पहले के टाइम पे राइमिंग कुछ थिंग्स नहीं था ना, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। कोई एक मंत्र पढ़ देगा एंड आपको सिर्फ सुन के याद रखना है। अभी बोलो, बुक्स तो नहीं थे इतने ज्यादा, सुन के ही याद रखना है, तालपत्री में लिखना है, तो इतने में ना प्रॉब्लम होता था। इसलिए सॉन्ग के माध्यम से, मतलब गाना गा के उसको याद रखना है। गाना जिसमें हो गया तो वो है सम। तो सम मीन्स सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है सम। अभी सम
क्यों हम लोग यूज़ करते थे समर मीन्स सॉन्ग? पहले के टाइम पे जितने भी देवताज़ हैं और देवियाँ हैं, उनको अगर खुश करना है तो लोग गाना गाते थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, SWEET होगा, ठीक है? करेक्शन कर लो, ये सारा कॉपी पेस्ट है फ्रॉम विकिपीडिया एंड डिफरेंट आर्टिकल्स। इनका कुछ खुद का टाइपिंग नहीं रहता है इस बुक्स में, तो मैंने बहुत बार चेक भी किया है, तो ये रॉन्ग रहता है, तो थोड़ा-सा स्पेलिंग चेक कर लेना, ये स्वीट होगा। तो स्वीट म्यूजिकल टोन्स टू एंटरटेन एंड प्लीज़ द गॉड्स। तो अगर भगवान को खुश करना है तो गाने के माध्यम से करेंगे, जो भी प्रेयर करेंगे वो गाना गा के करेंगे, ठीक है? अच्छे वॉइस में गाना है, ठीक है? तो ये हो गया समवेदा। अभी समवेदा में कितने अध्याय और कांड और आप बोल सकते हो जो भी वर्सेस हैं, वो सबसे बड़ा है 10,522 ऋग्वेदा में, ठीक है? ऋग्वेदा एक गया। सो आपने पहले से क्या पढ़ा, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पढ़ा इंट्रोडक्शन कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तब का, अच्छा बोलो, तब हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें इंडिया नाम मेंशन था क्या? इंडिया नाम मेंशन था या क्या बोलते थे हम? भारत, और एक वर्ड आता था भारत के साथ, बोलिए भारत। हाँ, भारतवर्ष। और आपको पता है कि मुस्लिम लोग क्या बोलते थे? क्योंकि उस टाइम पे तो आपके बहुत सारे मुगल साम्राज्य थे, तो मतलब क्या हो गया कि वो जब नाम आया तो उसके साथ और एक नाम आया, भारतवर्ष वो नहीं बोलते थे और एक नाम बोलते थे। बोलिए, आप लोग जानते हो? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हाँ, हिंदुस्तान, ये वर्ड्स आ गए, ठीक है? तो अभी देखो सबसे ओल्डेस्ट क्या है? रिपीट करते चलो माइंड में। आपका माइंड मैप्स भी बन जाएगा। कैसे करेंगे बताओ? जब भी एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करो तो एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग यहाँ पे हमने किया एंशिएंट पीरियड, शॉर्टकट लिखो एंशिएंट। देन हमने यहाँ पे पढ़ा कि एंशिएंट सिस्टम में अगर एजुकेशन सिस्टम का लेट डाउन हम देखते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग और रूट और फाउंडेशन कौन है? वेदा। तो वेदा में अभी जानते हो वेदा क्यों यूज करते हैं ना? वेदा हमें क्या देता है? इट लीड्स टू साल्वेशन, इट लीड्स टू साल्वेशन। साल्वेशन मतलब क्या है? मोक्ष, ठीक है? हमें थर्ड आई हमारा ओपन होगा, हमारा नॉलेज का जो पूरा मतलब बोल लो कि एक नॉलेज का भंडार बनेगा, या फिर नॉलेज जो मिलेगी, ट्रू नॉलेज जो मिलेगा, वो होता है हमारा साल्वेशन, जब हमें मोक्ष मिलती है। तो ये थर्ड आई ओपन होने से ही मिलती है, आपका ब्रह्म ज्ञान जो मिलता है वही होता है। तो ये साल्वेशन है। एंड इसके थ्रू क्या आएगा? अभी बोलो, लोगों को क्या मिलेगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इट लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, और बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्स और वैल्यूज, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी मिलेगी लोगों को, एंड सारा कुछ मिल गया। अभी देखो सबसे बोला गया कि वेदास कितने हैं? चार है। वेदा कितने हैं और वेद कितने हैं? चार है। अभी हम कहाँ से जान पाते हैं कि वेदास हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, या किसने बताया था? आर्यन से पता चला, आर्यंस, ठीक है? आर्य जो थे उस टाइम पे, आर्यंस। अच्छा, आर्य समाज अलग है, आर्यंस अलग है, ठीक है? आर्यन से पता चला। अभी आर्यंस उस टाइम पे बहुत कुछ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे उससे, तो ऋग्वेदा का नाम धीरे-धीरे आया। तो ऋग्वेदा सबसे मतलब ओल्डेस्ट है, पुराना है। तो ऋग्वेदा को यहाँ पे आर्के वेदा लिखा गया है, आर्के। ऋक, ऋक हम बोलते हैं ना, तो ऋक का र लिया गया क, क हम ले लिए ऋक हो गया। बट स्पेलिंग वाइज अगर चेक करोगे तो RIG लिख सकते हो, RIG लिख सकते हैं। तो ऋग्वेदा, अभी ऋग्वेदा को हमने क्या बोला कि उसमें वर्सेस कितना है? 10,522। देखो मैं बार बार रिपीट करके बोल रही हूँ बिकॉज आपको रिमेंबर करना है। 10,522 सबसे बड़ा ऋग्वेदा है, ठीक है? अभी वेदों में से जो बड़ा है वो ऋग है, ओल्डेस्ट भी है, एंड इसमें बहुत कुछ दिया गया है। अभी इसी का ही अगर गाने के फॉर्म में अगर कोई वेदा आया तो वो है समवेदा। छोटे छोटे पार्ट में करना है, अभी इसको डिटेल नहीं जाना है कि इसके अंदर क्या है, सूत्रज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उतना नहीं जाना है, बिकॉज हमें यहाँ पे थोड़ा सा बोल के इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखना है कि हम वेदों के थ्रू कैसे पढ़ाई करवाते थे गुरुकुल्स में, कैसे पढ़ते थे बच्चे उस टाइम पे, ठीक है? तो ये आया समवेदा, सम मीन्स सॉन्ग, जिसको हम यूज करके मंत्रोच्चारण करना, भगवान को प्लीज करना, मतलब भगवान को अगर संतुष्ट करना हो, तो एंटरटेन करना हो, तो अच्छे वॉइस के थ्रू और म्यूजिकल टोन के थ्रू हम प्रभावित कर सकते हैं। एंड इसमें वर्सेस कितना है? 1875, आपके बुक के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है? अभी आया क्या? थर्ड में यजुर्वेदा, यजुर्वेदा आ गया। अभी यजुः मीन्स क्या है? यजुः मीन्स प्रोज और पैसेज, ठीक है? प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, ठीक है? मैं जब पूछूं तब बोल देना। सो यजुः मीन्स क्या है? यजुः मीन्स होता है प्रोज और पैसेज, एंड इसमें
समर से थोड़ा ज़्यादा वर्सेस है, समर से थोड़ा ज़्यादा 1984, 1984। तो इसमें यजुर्वेदा में जितनी भी चीज़ें हैं वो पैराग्राफ फॉर्मेट में या कविता के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अभी देखो अथर्वण वेदा, अथर्व वेदा भी बोल सकते हैं, किसी जगह पे संस्कृत में लिखा गया था अथर्वण, तो अथर्वण वेदा भी लिख सकते हो। तो लेटर इट वाज डेवलप्ड, ये बाद में डेवलप्ड हुआ, एंड देयर आर, इसमें भी बहुत सारे हैं, मतलब बोल सकते हो कि 10,522 ऋग वेदा में है, तो उसका हाफ तो इसके पास है, अथर्वण के पास है, दैट इज 5,977, 5,977। ठीक है, अभी देखो 4 पार्ट्स ऑफ वेदा, मतलब हर एक वेदा का 4 पार्ट होता है। ठीक है, उसको हम प्रज्ञ यहाँ पे बोला गया है, बट इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा करना है, एंड जब भी लिख रहे हो ना, इतना पैराग्राफ मत लिखना। कैसे करोगे, ऐसे कर दोगे। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, बिकॉज 4 पार्ट्स मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट मंत्र संहिता, मंत्र संहिता, देन ब्राह्मणस, यहाँ पे ब्राह्मणस बोला गया है, जो भी वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, प्रेयर करते हैं। बोला जाता है कि ब्रह्म, मतलब एक थॉट में वेदा में ही मेंशन है, अगर आपको एक साथ एक गरीब इंसान को आप खाना खिला रहे हो, तो उसका एक का ही पेट भरा ना। हाँ, अगर आपको बोला गया कि किसी का डेथ हो गया है, एंड आपको बोला गया कि आपको 1000 ब्राह्मणों को खिलाना है, ठीक है, एंड आपके पास खाना नहीं है, इतना ज़्यादा भंडार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आईपीएस आईएएस में भी पूछा जाता है, ये ओल्ड वेदा से ही लिए गए हैं। तो हमारे जो हिंदू कस्टम है उसमें बोला गया है, जो चींटियां होती हैं उनको ब्राह्मण के साथ तुलना किया गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को अगर खिला नहीं सकते, इतने ब्राह्मण्स को हम खिला नहीं सकते, तो आप जहाँ पे बहुत सारी चींटियां होंगी वहाँ पे अपने प्रसाद को रख देना, तो वो अगर खा लेते, दैट मीन्स डायरेक्टली आप ब्राह्मण्स को खिला दिए। ठीक है, एंड वहाँ पे 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, आपने पूरा किया अपना पॉइंट्स। ठीक है, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो आया। तो यहाँ पे 4 पार्ट में, पहले पार्ट में आपने लिख दिया ऐसे में कि ये क्या है, मंत्र संहिता। अभी जैसे एक लिख के आपने मंत्र संहिता लिखा, तो नीचे नीचे आप पॉइंट्स को मेंशन करते जाएंगे, एंड एक एक लाइन देखो, मैंने एक एक लाइन लिखा है। तो मंत्रस मीन्स हिम्स, यहाँ पे हिम्स लिखा गया है, और हेम्स भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है ना, एडेड टू सम गॉड और गॉडेस, द कलेक्शन ऑफ मंत्र, इतना याद रख लेना। ऊपर अगर पूरा याद नहीं रख सकते हो छोड़ दो, इतना जो याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट। तो मंत्र संहिता में क्या है ना, मंत्र संग्रह करके रख रहे हैं, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंत्रस, जितने भी मंत्रस हैं उसको हम कलेक्ट करके रख रहे हैं, इसलिए मंत्र संहिता। ठीक है, तो इसके बाद ये तो पुराना है बहुत ज्यादा, अभी आएंगे कौन, ब्राह्मणस। तो ब्राह्मण्स क्या करेंगे, देखो ब्राह्मण में क्या आया, they are the elaboration of the complicated ritualism of the Vedas। अच्छा, घर पे जब पूजा पाठ करते हो, तो क्या आप घर पे अकेले पूजा पाठ कर लेते हो, जब भी देखो घर पे नॉर्मल पूजा करना हो तो हम लोग कर लेते हैं। अगर किसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल है या रिचुअल्स को निभाना है, तो ब्राह्मण्स आते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि ब्राह्मण्स ये जितने भी रिचुअल्स हैं या जितने भी मंत्रस हैं उसको अच्छे से वो एलैबोरेट करके समझाते हैं। ठीक है, तो दे आर द एलैबोरेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअलिज्म ऑफ द वेदास। द नेम ब्रह्म, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म लिखा गया है, बट एक्चुअली होगा ब्रह्म। ये जो देखो BRAHMA, ब्रह्म। ठीक है, ये जो टर्म है द नेम ब्रह्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, तो which originally means प्रेयर। अभी समझ आया क्यों हम ब्राह्मण को मतलब इतना अच्छा वे से प्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, बिकॉज बोला जाता है वो डायरेक्टली हमें कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ, भगवान के साथ, उनके जो भी प्रेयर्स हैं उसके थ्रू, जो भी वो रिचुअल्स कर रहे हैं ना, वो इलेबरेट करके जब बोलते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसा ब्राह्मण नहीं जो एक मिनट में पूजा कर दे, वो ऐसा नहीं। अच्छे ब्राह्मण जो रहते थे पहले के टाइम पे, जितना भी यज्ञ होता था, जितना भी पूजा पाठ होता था, ये लोग करते थे, तो उनका जो नाम है ब्राह्मण, जो हमने पढ़ा, तो विच ओरिजिनली मीन्स प्रेयर। अभी देखो कौन आएगा, अरण्यकस। तो अरण्यकस जो आगे ये होता है ट्रांजिशन फ्रॉम द रिचुअलिज्म टू द फिलोसॉफिक थॉट। अभी ये लोग जो आए, ये लोग क्या करेंगे ना, जो रिचुअल्स चल रहे थे अभी, तो रिचुअल्स ओनली ब्राह्मण्स निभाएंगे एंड हम उसको फॉलो करेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि एक्चुअल में वैदिक में जो हम लोग रिचुअल्स को निभाते हैं और जो मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र संहिता से लेके उसका एक्चुअल थॉट क्या है, वो क्या ज्ञान देना चाहता है, तो सबको जानना है। तो ये अरण्यकस में मेंशन है। नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है, द कंक्लूडिंग पार्ट, हर एक वेदा का
मतलब एक एक वेदा को आप सोच लो कि एक ऐसे टाइप का है। ऐसे लिखते हो, लेटर ऐसे जब भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो ना, तो उसका एक पहला तो इंट्रोडक्शन रहता है। देन बॉडी में दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बॉडी को, जहाँ पे एक पार्ट में उसका कुछ अच्छा पॉइंट लिखते हैं तो बुरा पॉइंट लिखते हैं, एंड लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट लिखते हैं। तो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उपनिषद। उपनिषद कंक्लूडिंग पार्ट है और पोर्शन है। ये कौन सा कंक्लूडिंग पार्ट है? अरण्यकस में जो भी चीज पढ़ा, जो फिलोसॉफिक पॉइंट पढ़ा कि रिचुअलिज्म से हमें ट्रांजिट करके किस में जाना है, हमें जाना है फिलोसॉफिक थॉट तक, एंड वही चीज का जो एंडिंग पॉइंट है वो किसने दिया? उपनिषद ने। एंड दीज आर इंटेंसली फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल एंड मे बी राइटली रिगार्डेड एज द क्रीम ऑन द वैदिक फिलोसॉफी। मतलब बोल सकते हो एक, पहले के टाइम पे क्रीम मतलब ये इंग्लिश में आ गया, नहीं तो हिंदी में बोला जाता है लेपन। मतलब एक लेप लगाना, एक बोल सकते हो जैसे कपड़े पहनते हो ढकने के लिए अपने त्वचा को या स्किन को या फिर बॉडी को, वैसे ही वैदिक को एक कवर देना, वैदिक सिस्टम को एक कवर देने के लिए, फिलोसॉफी का एक कवर देने के लिए उपनिषद आया, जो कि कंक्लूडिंग पोर्शन देता है, कंक्लूडिंग पोर्शन देता है। अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अभी ज्ञान कांड कर्म कांड ये इतना नहीं करना। ठीक है, कि वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर पूरा डिटेल्ड बुक में जो लिखा है सब कुछ लिखोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद मंत्र संहिता और मतलब जो भी ब्राह्मणस है, मतलब जितने भी दो पार्ट ऊपर के पड़े हो, ये दोनों को मिलाने से आपका कर्म कांड बनता है। और नीचे के जो दो पार्ट है वो दोनों को मिलाओगे तो ज्ञान कांड मिलता है, क्योंकि अरण्यकेस में बोला गया फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी सबके लिए बोला गया। ब्राह्मणस एक लिमिटेड पॉइंट तक रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स इतना ज़्यादा नहीं थे। पूरा ऑल पॉपुलेशन में सब कोई ब्राह्मण्स हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ब्राह्मणस तक का जो पॉइंट था, जो कि मंत्र और ब्राह्मणस को जोड़ दो और उसको ही सिर्फ संग्रह करके कलेक्शन करके पढ़ो, तो दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। बट ज्ञान कांड आ गया फिलोसॉफी, जहाँ पे वर्ड सुन लिए। तो अरण्यकस और उपनिषद में जो पॉइंट मिला वो ज्ञान कांड है। इतना लिखना नहीं है, बस बता दिया आपको। अभी देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेदास। वेदास का बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना, हम डायरेक्ट जाएंगे कि वेदास होता है कि ना सारे लोगों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, ये सबके लिए है। द वैदिक फिलोसॉफी इज फॉर ऑल मैनकाइंड, सबके लिए है। ये बोल सकते हो कि आपका जो बेस है, या एक बोल सकते हो कि आपको एक लाइब्रेरी जैसा बना रहा है। ठीक है, आपका बॉडी और आपका माइंड एक लाइब्रेरी जैसा है, जो चीज पढ़ोगे वो इसमें आके स्टोर हो रहा है। तो ये जो स्टोरिंग का जो चीज हो रहा है ना, हम बोलते हैं रिपोजिशन, और दैट इज अ रिपोजिट। हम डिपॉजिट करें, रिपोजिट करें, मतलब बार बार उसमें डाल रहे, नॉलेज को डाल रहे। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वेदास बोलता है कि ये आपका बॉडी एक लाइब्रेरी जैसा है, एंड आप उसमें नॉलेज हमेशा डालते जाते हो। नॉलेज का कभी कमी नहीं आना चाहिए या फिर खत्म नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ऑल टोटल वेदास को मिला के हमने क्या समझा, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझा है हमने। तो कंसेप्ट ऑफ वन गॉड वन वर्ल्ड, पूरा आपका जो जितने भी गॉड्स आप बोलते हो ना, दैट इज आप क्या बोलते हो कि एक कंसेप्ट में आया था कि आपके इंडिया में हिंदू धर्म के लोगों के पास कितने भगवान हैं। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला 33 करोड़। तो 33 करोड़ नहीं होता, वो कोटि है। कोटि मतलब हम जिनको भी बड़े हैं उनको जब प्रणाम करते हैं, उनको जब आदर दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं, उस हिसाब से कोटि बोला गया। ठीक है, जो हमारे सुपीरियर है। अभी 33 कोटि हैं, मतलब 33 ओनली ऐसे सुप्रीम पावर्स हैं जिनको हम पूजा करते हैं, ओनली 33। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे उनमें से भी एक सबसे ऊपर रहेगा, जो कि हमारे भगवान है। ठीक है, ये हो गया द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड एंड वन वर्ल्ड। एक ही वर्ल्ड रहेगा, एक ही भगवान है। ठीक है, गॉड इज वन एंड ओनली वन। गॉड क्या है? एक ही है और सिर्फ एक ही है। एंड ही इज ऑल परवेडिंग, ओमनीसेंट, देन ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। मतलब देखो भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह जा सकते हैं, मतलब सर्वशक्तिमान है। एंड हर एक जगह वो प्रेजेंट ऐसे है, मौजूद है, जो आप जब भी बुलाओ तो वो आपके पास ही है। मतलब वो बोलना चाहते हैं जो आपके अंदर जो स्पिरिट है या सोल है, वो एक एनर्जी है, एंड एनर्जी ही भगवान है। सिर्फ उसको जगाना है एंड कनेक्ट करना है। इफ आप कनेक्ट नहीं कर सके तो आप बुरे रास्ते में ही चलोगे। ठीक है, सो देयर आर 3 एंटिटीज इन दिस यूनिवर्स। तीन चीजें ही मौजूद हैं, सबसे अलग कुछ चीजें नहीं है, तीन चीजें ही हैं। सो यूनिवर्स जो है उसमें तीन ही चीज है और तीन बॉडीज हैं। तो गॉड पहले भगवान है। तो मैं हमेशा सोल का नाम लेती हूँ ना, सोल भी एक एनर्जी है, गॉड भी एक एनर्जी है। ठीक है, गॉड सुपर
नेचुरल थिंग आप बोल सकते हो, जो कि प्रेजेंट है एवरीवेयर, आप मगर उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सोल भी ऐसा ही है, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब स्पिरिट को या फिर सोल को कुछ एक आकार देना है, या फिर उसको एक मतलब शेप प्रोवाइड करना है, तो हमें मैटर चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल मैटर्स हो सकते हैं, केमिकल मैटर्स भी हो सकते हैं, मतलब ये मैटेरियलिस्टिक बेस्ड है। तो ये तीन एंटिटीज आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अभी देखो, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे, अच्छा भाई प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। कितने बार बोलूं? कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑन करके बोल सकते हो, इतना फैसिलिटीज है। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है? मैं पहले ही स्टार्ट की ना, साल्वेशन और मोक्ष। तो ये है, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू ऑब्टेन साल्वेशन और मोक्ष। एनी इशू? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लोग, सुन लो भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो? अदरवाइज मुझे आपको यहाँ से क्लास से निकालना पड़ेगा। सुनने को रेस्पेक्ट भी मैं दे रही हूँ, तो क्यों बात नहीं मान रहे हो? आप लोग सोचते हो ना कि मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, या बैठ गया हूँ पढ़ने के लिए, सामने टीवी चला लूँ, कुछ भी चला लूँ, एंड वो साउंड मतलब इधर नहीं आएगा। सब कुछ आता है, सारे साउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा काइंडली बातों को माना करो प्लीज, सुन लो। अदरवाइज अगर खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, खुद से पढ़ ही सकते हो, इतना एजुकेटेड आप लोग हैं ही, मुझे कोई समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ ही सकते हो। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप लोग खुद से पढ़ लो, मेरा कोई क्लासेस लेने का ये नहीं है, मैं बंद कर दूंगी। माइंड खराब करते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन थे। पहले तो एक पॉइंट आया जो मोक्ष का बात मैंने बोला फोर्थ पॉइंट में, बट यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इतना पॉइंट्स तो हम रट नहीं सकते ना, याद नहीं रख सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो जो छोटे छोटे पॉइंट है, तो देखो कुछ कुछ मैं बोल रही हूँ। आप जो बोलते हो कर्मा, है ना, कर्म कर्मा जो भी बोलते हो, तो कर्म एक्चुअली क्या है? कॉज है। ठीक है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट टेल्स कॉज एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, आप जैसा कर्म करोगे उसका फल वैसे ही मिलेगा, उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या आया, द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाय गॉड। यूनिवर्स को किसने बनाया? विश्व को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। द यूनिवर्स इज रियल। यूनिवर्स क्या है? रियल है। एंड इट इज नॉट एन इल्यूजन और ड्रीम। ये वर्ल्ड, ये विश्व, ये जो भी अंतरिक्ष आप लोग बोलते हो, जो भी चीज है, ये रियल है, ये ड्रीम नहीं है। आप लोग अभी जो जिंदा हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये सारा रियलिटी में चल रहा है, ये ड्रीम है, ड्रीम नहीं है, इल्यूजन भी नहीं है। यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी शुड बी प्रमोटेड। अच्छा, भाईचारा दिखाना, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, सब इक्वल हैं, सब एक साथ हैं, ये जो चीज़ें दिखाते हो ना, ये पॉइंट है यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी। अभी देखो, जस्टिस शुड बी डन टू ऑल क्रिएचर। ये बोला जाता था पहले के टाइम पे, जस्टिस, सॉरी, जस्टिस शुड बी डन टू ऑल क्रिएचर्स। क्रिएचर्स में हम लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, ओनली क्रिएचर्स मतलब ये जो एनिमल्स आएंगे वो सब नहीं है। आपको मतलब आपको जितना रेस्पेक्ट मिलता है, सारे एनिमल्स को भी उतना ही रेस्पेक्ट आप दोगे। ठीक है, उतना ही रेस्पेक्ट देंगे, उतना ही जस्टिस करना चाहिए। अभी देखो, सो देयर आर 4 आश्रमस लिखा गया। देयर आर 4 आश्रमस व्हिच एवरीबॉडी शुड लीड प्रॉपर वे इन द लाइफ। देयर आर ब्रह्मचार्य आश्रम। ठीक है, एक आएगा ब्रह्मचार्य, देन आएगा गृहस्थ, देन आएगा वनप्रस्थ, देन आएगा संन्यास। जो मैंने बोला था ना, आपके लाइफ का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग 4 स्टेज आते हैं, वही है यहाँ पे। आश्रमस जो वर्ड लिखा गया आश्रमस, तो आश्रमस नहीं लिखा, आप स्टेजेस भी लिख सकते हो, स्टेजेस भी लिख सकते हो। देयर आर 4 स्टेजेस व्हिच एवरीबॉडी शुड लीड प्रॉपर वे इन द लाइफ। लाइफ को अगर सही हिसाब से चलाना है तो ये 4 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उस टाइम पे फॉलो किया जाता था। पहला है ब्रह्मचारी। सो इट इज अ एज फॉर, क्या है, लर्निंग। ये एज कौन सा है? लर्निंग के लिए है। ठीक है, ये एज कौन सा है? लर्निंग के लिए। गृहस्थ मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आप भगवान को एंड सोसाइटी को, दोनों को इक्वली क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनकी तरफ वो शो कर रहे हो, एंड अपना कर्तव्य निभा रहे हो। तो घर में घर बसाना मतलब जैसे कि फैमिली बनाना, या फिर घर का जितने भी वर्क है उसमें हेल्प करना, घर को चलाना, तो दैट वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वो सब मेंशन है यहाँ पे गृहस्थ जीवन में। देन वन प्रस्थ, वन मतलब क्या है? जंगल।
जंगल जाएंगे, मतलब हमें क्या करना है, वनवासी होना है। वनप्रस्थ, प्रस्थ मीन्स वहां पे हम प्रस्थान करें, वन में प्रस्थान करना, ठीक है। तो वनप्रस्थ में क्या होगा, इट इज द एज शेयरिंग नॉलेज टू अदर्स। वन में प्रस्थान करना नहीं है, उस टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे सब कोई आश्रम में ही जाके रहते थे, जितना भी राजा महाराजा थे। अगर उनको घर में कुछ भी दुविधा होती थी, प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो लोग कहाँ जाके रहते थे, आश्रम में। एंड वहां जाके जो नॉलेज उन्होंने पहले लिया, उसी नॉलेज को उन्होंने क्या किया, सारे लोगों में बांट दिया। मतलब क्या, छोटे बच्चों में जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उनमें बांटा। लास्ट, संन्यास जीवन और संन्यास आश्रम। तो इट इज द एज फॉर जहां पे आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगा, एंड रियलाइजेशन होगा कि सच में भगवान है, और भगवान कुछ एंटिटी है जो कि आपके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है। एंड आपको जो भी काम करना है, जो आप चीजें करते हो लोगों के लिए या शेयरिंग करते हो, वो सारा कुछ भगवान के द्वारा ही चल रहा है, आप उसके माध्यम हो बस, ठीक है। वो आपके थ्रू ही करवा रहे हैं। तो ये आपका 4 पार्ट हो गया। अभी देखो फिर से आया क्या, पुरुषार्थ। तो ये क्या पॉइंट है, अगेन 4 पुरुषार्थस आएंगे। एंड इससे क्या होगा, प्रॉपर मैनर में आपको लाइफ को चलाना है, ठीक है। प्रॉपर मैनर में इतना एक लाइन मेंशन करना एंड पॉइंट्स को डायरेक्ट लाना। पहले क्या है, धर्म। ये धर्म लिखा गया है बट धर्म होगा, DHARM, धर्म, ठीक है। धर्म क्या बोलता है, एक्चुअली धर्म मीन्स ये जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। ये धर्म होता है कि राइट वे में कोई राइट चीज करना, सही तरीके से करना, जो सबके बेनिफिशियल में आए। सो धर्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेटिंग लाइफ। लाइफ को जीने के लिए जो सही पथ है, जो चल रहे हो आप, एक मतलब झगड़े करने से या फिर गुस्सा दिखाने से, किसी को कुछ मिसबिहेव करने से, ये क्या आपका धर्म है? नहीं, वो सब आपके धर्म में नहीं आता। धर्म है राइट वे में राइट चीजों को करना अपनी लाइफ में। तो धर्म डिनोट्स द राइट कंडक्ट और राइट एक्शन। क्या धर्म ने क्या बोला, ये इसका मतलब होता है अपने जीवन को सही तरीके से चलाओ या फिर राइट एक्शन करो, कोई भी सही कार्य को करो, ठीक है। तो इतना लिख दोगे बस हो जाएगा। इट हैज एथिकल एंड सोशल वैल्यूज, बस इतना। ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए है, जहां पे आपका अभ्युदय होता है, यथो अभ्युदय निश्चय स धर्म। मतलब आपके अंदर जो अभ्युदय होगा कि एक्चुअल धर्म क्या है, कितने एक्शन हमें करने हैं, कितने वर्क करने हैं, कौन से कर्म करने से क्या फल मिलेगा, ये सारा राइट वे में जो करने हैं वो धर्म बोलता है, ठीक है। यहाँ तक सोशल वैल्यूज तक आप लिख देना, मतलब मार्क कर दो। अभी देखो नेक्स्ट, अभी धर्म के बाद क्या चाहिए आपको, लाइफ जीना है तो आपको वेल्थ चाहिए ना, वेल्थ चाहिए, मैटेरियल चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, सब चाहिए। तो दैट इज अर्थ। अगर पैसे नहीं होंगे, अर्थ नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अर्थ, पूंजी, जो भी आप बोलते हो, तो वो सारे। तो अर्थ इज ओनली हेल्पफुल एज ए मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग वन और द अदर डिजायर ऑफ ह्यूमन लाइफ। लोगों का या फिर खुद का जो एक डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। अभी देखो, आपको सुख भी चाहिए, है ना। डिजायर बोला गया है तो उसको हमने बोला काम, ठीक है। काम, डिजायर। काम इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। काम मतलब होता है, ये कर्म नहीं है, ये काम होता है कामनेस जैसा बोल सकते हो, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा लाइफ को चलाना है जिससे आपको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। आपका जो इच्छा है, जो आपका स्वभाव के साथ इच्छाएं आती है, डिजायर आती है, उसको फुलफिल करना है। तो ये एक एक लाइन ही लिखोगे, ठीक है। अभी देखो मोक्ष, लास्ट। जीवन का 4 चीजें हैं। एक है पहले धर्म के हिसाब से चलना। कोई इंसान हिंदू धर्म के हिसाब से चलेंगे, मुस्लिम के हिसाब से चलेंगे, क्रिश्चियन, ये एक्चुअल चीज नहीं है। एक्चुअल चीज है राइट थिंग को राइट समय पे करना, मतलब सही चीज को सही टाइम पे कर लो एंड अच्छे से करो, जैसा सबको अच्छा लगे और बेनिफिशियल मिले, कुछ बेनिफिट हो सबको। तो दैट इज कॉल्ड धर्म। सेकंड, अर्थ चाहिए अपने जीवन के सारे कुछ चीजों को फुलफिल करने के लिए। तो अभी फुलफिल जिसको करना है वो क्या है, काम और डिजायर। तो डिजायर आपके लाइफ में जितने भी है, उसको अगर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर दो या सेटिस्फाई कर दो, तो वो फुलफिल हो जाएगा। एंड ये पॉसिबल होगा अर्थ के द्वारा। अभी लास्ट आया आपका मोक्ष। जब सब कुछ फुलफिल हो गया, आपके लाइफ में सब कुछ पूरा हो गया, तो क्या चाहिए हमें, रिली स्पिरिचुअल बेसिस पे हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए, जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए और सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, ट्रूथ मिल जाए आपको। तो ये है फॉर्मूला इनका वैदिक सिस्टम का। अभी क्या है देखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मैंने कुछ मार्क नहीं किया है। कंसेप्ट ऑफ विद्या से आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, एक एक लाइन का दे रही हूँ। द कंसेप्ट ऑफ विद्या, ये जो विद्या आपने पढ़ा था, एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर, वो इंग्लिश का है, ठीक है। ये सारा कुछ संस्कृत से आया है। द टर्म विद्या कम्स फ्रॉम द रूट। कौन सा रूट से है संस्कृत में, इसको बोला जाता है वेद। विद
which means to know or knowledge or learning। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक है पर विद्या, एक होता है अपर विद्या। आप अगर याद नहीं रह रहा पर अपर, तो हायर एंड लोअर। तो हायर में क्या जानते हो, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो हायर विद्या टेल्स अबाउट द नॉलेज अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन और टेल्स अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन। बट लोअर विद्या क्या समझाता है कि अगर नॉलेज को लेना ही है तो किसी उपाय से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए साइंस है, आर्ट्स है, जो भी वैल्यूज है सराउंडिंग में, उस ज्ञान को ले लो, उससे ज्ञान ले लो एंड एंजॉय करो। अभी ये देखो, ये पॉइंट आ गया उपनयन संस्कार। ठीक है, संस्कार बोलते हो यहाँ पे, जहाँ पे भी मतलब SAN होना चाहिए, संस्कृत में संस्कार होता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग SAM यूज हुआ है, मैक्सिमम टाइम M यूज होगा, संस्कार। तो यहाँ पे उपनयन संस्कार क्या होता है? अच्छा, जब भी गुरुकुल जाते हैं तो एक मिनिमम एज पीरियड होगा, है ना? तो एज पीरियड जब आएगा, बच्चे को क्या करवाना पड़ेगा? उपनयन विधि के द्वारा गुरु के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इन वैदिक एज द चिल्ड्रन वेर सेंट टू गुरुकुल और द होम्स ऑफ आचार्यस। आचार्य बोलते हो, आचार्य जी ने ये बोला है, वो बोला है, मतलब गुरुज, जो भी वहां पे गुरुज थे, आचार्य। तो आचार्य फॉर एजुकेशन जस्ट आफ्टर द उपनयन रिचुअल दे वेर कॉल्ड अंतेवासी और गुरुकुल वासी। ठीक है, हमने गुरुकुल वासी बोला या फिर अंतेवासीन बोला। अभी देखो, उपनयन का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली उसको गुरु के पास भेजेंगे, उसको अपना जो गृह जीवन है, मतलब जो वो राजाओं के बेटा लोग जाते थे, बेटे लोग ही जाते थे, लड़कियां उस टाइम, मतलब बहुत रेयर केसेस में लड़कियां पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि सारे मतलब जितने भी बेटियां थी वो लोग जाके पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ लोग जाते थे, मतलब जैसे बेटे जाते हैं तो बेटियां भी जाती थी पढ़ने के लिए, बट मैक्सिमम टाइम उपनयन ओनली लड़कों का ही होता था। एंड उपनयन मीन्स होता है नियर द गुरु, मतलब ये एक सेरेमनी होगा, जैसे आप लोग उपनयन विधि होता है, ब्राह्मण लोगों का भी होता है। तो ये विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को गुरुज के पास छोड़ के आते हैं। वो विदाई लेते हैं कुछ सालों के लिए कि वो इस टाइम के अंदर घर नहीं जाएंगे, और गुरु उनको जैसे रखेंगे उस हिसाब से ही वो रहेंगे। तो उसको बोला गया क्या, गुरुकुल वासी। हम विद्यार्थी नहीं बोले, गुरुकुल वासी बोल रहे। एंड वहां से उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ। ये कौन सा जीवन है? ब्रह्मचारी। ठीक है, ये जीवन कौन सा है? ब्रह्मचारी जीवन है, जब वो एजुकेशन ले रहा है। तो अभी यहाँ से देखो, एम्स ऑफ एजुकेशन, इतना मार्क कर लिया आप लोगों ने एजुकेशन तक। अभी देखो एम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, देखो एक लाइन बोलूंगी बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, एजुकेशन, यहाँ पे ई हट गया, ई एंड डी है। एजुकेशन शुड मेक द मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। ठीक है, जो हम क्या करते हैं ना, हमेशा अपने ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो खुद के बारे में ही सोचते हैं, है ना? या फिर आपके फैमिली पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फैमिली के बारे में ही सोचोगे, दूसरे लोगों के बारे में आप नहीं सोचते। अगर एक एक पर्सन करके सबने अपने बारे में ही सिर्फ सोचा, तो हम कोऑपरेटिव कहाँ करेंगे, कोऑपरेटिव थिंग्स कहाँ करेंगे, एक साथ मिलकर कब करेंगे? तो यहाँ पे बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है कि वो सक्षम बन जाए, खुद से कर सके सब कुछ। एंड प्लस उनको सेल्फलेस बनाया जा रहा है, मतलब खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, मतलब जो ओन एक ईगो आ रहा है कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऋग्वेदा बोलता है। तो ऋग्वेदा का स्पेलिंग RIG लिख दीजिएगा। अभी देखो, एक लाइन के बाद मैंने बोला छोड़ूंगी, तो मैंने करिकुलम में जंप किया। ठीक है, उस टाइम पे पाठ्य चर्चा कैसा था? तो देखो, इन द वैदिक एजुकेशन करिकुलम वाज नॉट नैरोली कंसीव्ड, इट वाज अ ब्रॉड बेस्ड वन। मतलब ये छोटा मोटा करिकुलम नहीं था, इसका जो पाठ्य चर्चा है वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि एरिथमेटिक पढ़ना है या फिर आपको क्लास 1 के हिसाब से पढ़ना है, क्लास 2 को हिसाब से पढ़ना है, ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्लासेस ही नहीं थे, वहाँ पे जो ज्ञान उनके आचार्य उनको देंगे वो उन्हें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे करिकुलम क्या था? ब्रॉड था, ब्रॉड बेस्ड वन। तो करिकुलम कवर्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट नॉलेज, पर विद्या अपर विद्या, है ना, दोनों विद्याओं को कवर करेगा। वो अस्त्र शस्त्र हो, वो खाना बनाना हो, सबको सब कुछ सिखाया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे। एंड खाना बनाना दैट मीन्स वो खुद जैसे जी सके, मतलब कुछ तो बॉयल कर सकता है ना, कुछ सिखा सकता है, ऐसा टाइप का। मतलब गुरु के लिए अगर भिक्षा भी मांगना है तो वो एज ए भिक्षुक वो जाएगा दर दर पे, मतलब लोगों के पास, और वो
मांग के लाएगा कि जितना मांगेगा वही खाएगा, बिकॉज गुरु लोग तो आचार्य हैं एंड वो लोग भिक्षा के द्वारा ही चलते हैं एंड जो भी वहां से मिलेगा उसी को ही खाते हैं, है ना। फिर वैसा था, और भी कंसेप्ट बहुत कुछ है। पोशाक में वैसा ही था, मतलब क्लॉथ्स में उनको गेरुआ वसन जो रहता है उसे ही पहनना पड़ता था, मतलब लाइट कलर के जितने कपड़े हैं वो पहनते थे। ठीक है, जैसे कि ना बोलते हैं बहुत ही कलरफुल चीजें पहनने से मन में भी वैसे ही भाव आ जाता है। कलरफुल, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा दिख रहा हूँ, एंड मन में सद्भाव नहीं रहता, एक जो सुकून वाला चीज रहता वो नहीं रहता। तो उस चीजों के लिए उस टाइम पे कलरफुल थिंग्स नहीं। जब आश्रम में रहोगे, आश्रम के आचार्य जैसे पहनते हैं वैसे ही पहनेंगे, जैसे कि क्रीम कलर का हो गया, गेरुआ बसन हो गया, या पीताम्बर हो गया, वही सब पहनते थे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, द लोअर नॉलेज कंसिस्टेड ऑफ ऑल द एम्पायरिकल साइंसेस। जितने भी सराउंडिंग में आप जो चीजें देख रहे हो ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ, जितने भी चीजें देख रहे हो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, औषधीय वृक्षों के बारे में जानना, उससे बेनिफिट्स के बारे में जानना। अच्छा मुझे एक बता दो, चलो माइंड में एक क्वेश्चन आया है, किसी को अगर मैलेरिया हुआ है तो कौन सा पेड़ यूज करेंगे? उस टाइम पे तो मेडिसिन नहीं थे, तो बोलो कौन सा जड़ी बूटी वाला प्लांट यूज किया जाएगा बचाने के लिए उस पेशेंट को? किसी को, किसको, किस, क्या क्या बताओ? सिंकोना, सिंकोना। अच्छा, नीम। हाँ, इम्पोर्टेंट पपाया जूस, उस टाइम पे पपाया जूस कौन निकालेगा भाई? सिंकोना था। ठीक है, सिंकोना वेदा में मेंशन किया गया है, सिंकोना है। हाँ, तो सिंकोना को यूज़ किया जाता था, उससे बुखार छूट जाते थे और मलेरिया, जितने भी टाइप्स के मलेरिया भी है वो भी ठीक हो जाते थे। एंड अभी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट आ रहा है, डिफरेंट को यूज़ भी किया जा रहा है। चलो, ये क्वेश्चन सीटेट का है। सीटेट ईवीएस में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो कि ये है, मलेरिया होने से आपको जितने भी है, मलेरिया हो, डेंगू हो, जो भी हो, ये मच्छरों से ही होता है। एंड मच्छर जो भी है फीमेल्स हैं, ठीक है ना, एडिस मॉस्किटो हो गया, एनोफिलिस मॉस्किटो हो गया, उनसे ही होता है। एंड स्पेशली मलेरिया के लिए हम यूज करते हैं सिंकोना। चलो अभी हम फिर मूव करते हैं। तो ये लॉयर नॉलेज दिया जा रहा है साइंसेस के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, जितने भी स्किल्स हैं सिखाए जाएंगे वो सारे। अभी देखो, द हायर नॉलेज क्या है, हायर नॉलेज में क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे हायर नॉलेज में क्या पढ़ेंगे हम? द स्टडी ऑफ 4 वेदास, वेदास को मस्ट पढ़ना है ना। अभी देखो, सद अंगज, ठीक है, सद अंगज में क्या आता है? शिक्षा, कल्प, भया, सॉरी, भय करना, और दैट इज कॉल्ड भयानक बोल सकते हो आप, वहाँ पे भय करना लिखा गया है। तो भय मतलब भयानक चीजों के साथ कैसे आपको हैंडल करना है, वो सारे राक्षसों के बारे में, और राक्षस कैसे बनते हैं, इविल थॉट कैसे बनते हैं। यस प्लीज। व्याकरण तो है बट उसके साथ, हाँ व्याकरण है बट स्पेलिंग रॉन्ग है वहाँ पे। व्याकरण के साथ इविल थॉट्स के ऊपर भी तंत्र मंत्र भी आएंगे वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज उसके नेक्स्ट में ही ज्योतिष है। ओके चलो, सो ओके चलो, तो अभी देखो ज्योतिष विद्या भी आ गए, चांद भी आ गया, अभी चांद भी है, और निरुक्त, निरुक्त वो भी आ गया। अभी देखो मैं संस्कृत स्टूडेंट नहीं हूँ, पहले बोल देती हूँ, मैं संस्कृत की स्टूडेंट्स नहीं हूँ, एंड यहाँ पे स्पेलिंग भी अलग अलग है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं संस्कृत का एस भी नहीं जानती, जितना भी पढ़ पढ़ के मैंने जाना हुआ है। ठीक है, अभी देखो, ये तो हो गया, सदंगज हो गए, शिक्षा मिल गई, सारा कल्प के बारे में पता चल गया, व्याकरण भी पता चल गया, इविल गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, जो ज्योतिष विद्या होती है, तंत्र मंत्र भी विद्याएं सिखाई जाती थी, वो भी आ गया। चांद के बारे में भी हम लोग सुन ले। अभी चांद नहीं है, वो छंद है, ठीक है, ये करेक्शन थोड़ा कर लीजिए, वो छंद होगा, ठीक है, छंद होगा, वो करेक्शन कर लीजिए, स्पेलिंग सारे रॉन्ग है। और निरुक्त होगा, ये नहीं हो, मतलब सॉरी एच नहीं होगा, निरुक्त होगा, तो करेक्शन थोड़ा थोड़ा चाहिए। जैसे ये व्याकरण रहा, तो उसके साथ आप करेक्शन कर लो। ये एम मुझे दिखाई जा रहा था, ये कर्ण है, व्याकरण होगा, आर ए एन होगा, तो स्पेलिंग सारे रॉन्ग है। छंद होगा, यहाँ पे सी एच एच लिख दो, छंद, डी ए लिख दीजिए, छंद होगा। फिर देखो नेक्स्ट, दर्शनज आ गए, कितने दर्शनज आएंगे अभी देखो, सद दर्शनज, तो संख्या, ये ना आपके आई थिंक हाँ 4th यूनिट में प्रेजेंट है आपके, संख्या फिलोसॉफी, संख्या होगा, संकया है, तो ये संख्या होगा, स्पेलिंग थोड़ा करेक्शन कर लो भाई, संख्या फिलोसॉफी, ठीक है, SANKHYA, संख्या फिलोसॉफी, आपके बुक में भी 4th यूनिट में है, अभी देख सकते हैं। योगा फिलोसॉफी, न्याय फिलोसॉफी, ये न्याय है, ठीक है, ये वैशेषिका है, ठीक है, मतलब विशेषिका हम जिसको बोलते हैं, विशेष जो होता है उसी से आया वैशेषिका, ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा,
ठीक है। मतलब हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो मीमांसा भी बोलते हैं, मीमांसा भी बोलते हैं। जैसा प्रोनाउंसिएशन रहेगा उस अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। बट स्पेलिंग का मैं बोल दूं, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये स्पेलिंग रॉन्ग है, जो स्पेलिंग रॉन्ग है वो को करेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आया कि ये उसके बाद और क्या क्या है, धर्म सूत्रस पढ़ेंगे, धर्म सूत्रस भी पढ़ेंगे, धर्मशास्त्रस भी पढ़ेंगे। मीमांसा ऑलरेडी हमने लिख दिया है तो यहाँ पे नहीं लिखना है। और तर्कशास्त्र भी पढ़ेंगे, जो भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे वहाँ पे पढ़ाई होंगे अर्थनीति के ऊपर। और 18 पुराण है, पुराने को भी पढ़ाया जाएगा, वेयर पार्ट इन करिकुलम। अभी सोचो ये सारे चीज़ों का कुछ बुक नहीं था, ठीक है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे आप व्याकरण पढ़ रहे हो, तर्कशास्त्र पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप नॉलेज ले रहे हो मैथ्स का, दैट इज संख्या फिलोसॉफी। योगा के बारे में तो जान नहीं लोगे, बिकॉज योगा को परफॉर्म करना है फिजिकली, फिजिकल एजुकेशन आज के टाइम पे हम जिसको बोल रहे हैं। एंड न्याय शास्त्र, दैट इज न्याय मतलब जस्टिस, जस्टिस के ऊपर पढ़ना। एंड विशेष गुण और वोकेशनल एजुकेशन जो बोला जाता है आज के टाइम में, वो वैशिका है, विशेष चीज़ों पे ध्यान देना, विशेष स्किल्स को सीखना। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारी चीज़ें जो भी है कि पास्ट प्रेजेंट जानना है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबका एक मिला जुला कंसेप्ट यहाँ पे करिकुलम में रखा गया। बट इसके कुछ भी बुक्स नहीं थे, सारे कुछ कुछ चीज़ों में तालपत्र में लिखे गए और कुछ ऐसे ही थे। तो सोच लो, बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जितने भी गुरु और आचार्य, जितने भी आचार्य हैं, वो जो भी बोलेंगे, जो मतलब बताएंगे, उनको सुन के वो याद रखेंगे, एंड उसी ज्ञान से ही वो आगे तक जाएंगे, साल्वेशन उनको प्राप्त होगा, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ होगा। अभी देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस टाइम में मेथड क्या होगा बोलो, एक्सप्लेनेशन या डेमोन्स्ट्रेशन या फिर लेक्चरिंग। देखो क्या है, अभी ओरल इंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, गुरुकुल्स में कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने का है तो वो कर देंगे। जैसे कि आपको तर्क शास्त्र के बारे में बताना है तो डिबेटिंग होता ही है, तर्क लगा देना, ये हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में आप दिखा सकते हो। बट स्किल्स सिखाना है तो स्किल्स भी डेमोन्स्ट्रेशन में हो जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, वहाँ पे नहीं था, ठीक है। लेक्चरिंग जो गुरु बोलते हैं, तो अभी बोलो, आप जब हमेशा सुनने के लिए तैयार होते हो तो आपको हम क्या बोलते हैं, लिसनर। लिसनर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, श्रोता। तो इन बच्चों को अच्छा श्रोता बनना पड़ता था, इन बच्चों को श्रोता बनना पड़ता था। तो देखो, द नेचर बेस्ड एनवायरमेंट वाज प्रोवाइडेड इन द गुरुकुल्स, और यहाँ पे गुरुकुलर्स लिखा गया है, गुरुकुलर्स एंड नेचर बेस्ड एजुकेशन, मतलब प्रकृति के साथ पढ़ना, नेचर के अंदर पढ़ना, पेड़ों के नीचे पढ़ना और खुले हवाओं में पढ़ना, मतलब आसमान के नीचे पढ़ना। अभी देखो ओरल इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ना हम स्ट्रेस किस पे देते थे, प्रोनाउंसिएशन पे। सबसे ज्यादा हम किस पे ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन पे। मतलब गुरु जैसा उच्चारण करेगा उसी को रिपीट करते थे बच्चे, जैसे गुरु ने बोला वही रिपीट करेंगे, उसी से ही वो याद रखेंगे, इतना। अभी देखो मेडिटेशन, उस टाइम पे अगर मंत्र को सीखना है, बार बार रिपीट करना है, तो आप लोगों ने रामायण महाभारत सब में देखा होगा, सो तब करते थे, है ना, तब करते थे या जब करते थे, जो भी बोल सकते हो। तो मंत्र मीन्स बॉर्न ऑफ मेडिटेशन। मंत्र जब भी उच्चारण करते हो कि एक दिन में कुछ मंत्र को देख लिया, सीख लिया, हो गया, नहीं, उसको बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है, एंड ब्राह्मण्स वही करते हैं। ब्राह्मण्स लोग क्या करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। दैट मीन्स मंत्र को उच्चारण करने का जो क्षमता है उनमें आता है, ठीक है। तो मेडिटेशन करते हैं, तो ट्रू मेडिटेशन के थ्रू क्या होगा, जो भी जितने भी मंत्रस हैं, उसके जो साउंड्स हैं, उसके जो अल्फाबेट्स के एक बोल सकते हो, जो हम बोलते हैं जैसे वर्ण सीख रहे हैं ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अवहोती वर्ण, जितने भी वर्ण हैं उसके जो उच्चारण होते हैं, उसी उच्चारण से आपका ज्ञान खुलता है, आपका त्रिनेत्र खुलेगा, उसी के थ्रू आप क्या हो जाएगा, लास्टली रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ करोगे। तो मेडिटेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन देखो, मैंने अभी क्या बोला था, आप लोग क्या हो, अगर हम गुरुकुल सिस्टम जैसा समझते हैं, ठीक है, तो अगर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग क्या है, श्रोता है। तो श्रोता मतलब क्या करेगा, इसके संस्कृत वर्ड में बोलिए श्रवणम, श्रवण करेंगे, सुनेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था पहले, अभी के टाइम पे क्या आता है पता है, LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो अभी देखो लिसनिंग, लिसनिंग को हमने क्या बोल दिया, श्रवणम, सुनना। तो देखो लिसन प्रॉपरली, लिसन प्रॉपरली, टीचर टीचर्स एंड लिसन साइलेंटली। आप लोग क्या करेंगे, सॉरी करेंगे, तो आप लोग सुनेंगे साइलेंटली। तो जितने भी उपनिषद हैं, क्योंकि वो सारे क्या किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, तो अगर अच्छे से नहीं सुनते हैं, जैसे मेरा अभी गलती हुआ, तो हो ही जाता है कभी कभार कि व्याकरण को मैंने कुछ और पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था, व्याकरण स्पेलिंग नहीं था, रॉन्ग था, तो ये हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग रहेगा, प्रोनाउंसिएशन में भी गलती आएगा, तो वहाँ पे
तो बुक्स ही नहीं है। अभी जो भी आचार्य बोलेंगे, अगर वहाँ पे कुछ गलत बोल दिया तो वो जो श्रवण कर रहे थे, मतलब श्रोता थे, वो भी गलत ही बोलेंगे। तो यहाँ पे लिसन प्रॉपरली, टीचर टीचर्स एंड लिसन साइलेंटली। कौन लिसन साइलेंटली? मतलब जो भी विद्यार्थी तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो भी बच्चे हैं, मतलब गुरुकुल निवासी हैं वो लोग। अभी देखो मननम, मननम क्या है बोलो तो, समझ आ रहा है? मननम क्या है? मतलब मान लेना, याद रखना, किसी चीज को याद रखना। अभी देखो अभी मैंने जो जो पढ़ाया, जितना भी चीज पढ़ाई, ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है। अभी जितना चीज पढ़ाया, आप लोगों में से कितने लोगों ने 60% याद रखा होगा? बहुत लोगों ने। अब जो याद रखा जितने ने भी, तो वो होता है मननम, मान लेना, कॉन्स्टेंट contemplation of the one reality in accordance with the ways of reasoning adding in its apprehension। मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, धीरे 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 पढ़ा रही हूँ, वही चीज अगर ना आप आंख बंद करो एंड 15 मिनट ऐसे चुपचाप बैठ जाओ एंड उसी को रिकॉल करो, तो मेरे वॉइस ना आपके कानों में गूंजेंगे। ठीक है, देख लेना कभी। मतलब टीचर ने जो पढ़ाया था एंड आपको मतलब अभी पढ़ने का मन नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, उसी कंसेप्ट को बार बार रिपीट करो, याद करो, तो देखना ऐसा लगेगा कि टीचर आपके कानों में जाके अभी तक बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी से ही आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंटली आप एक इंफॉर्मेशन को, एक ट्रूथ को अपने अंदर डाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मननम। मैंने बोला था वेदा क्या बोलता है, आपका बॉडी एक लाइब्रेरी जैसा है, अभी जितने नॉलेज आपके पास आ रहा है आप उसमें डाल रहे हो, तो यही चीज है मननम। ठीक है, ये क्या है, मेडिटेशन का बिगनिंग स्टेज है। आप जब पूरा फोकस के साथ एक चीजों को समझते हो, अंदर डालते हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, निधि ध्यानम, निधि ध्यानम। तो अभी देखो कंटिन्यूएशन क्या कर रहे हैं, किसमें दे रहे हैं कंटिन्यूएशन, मेडिटेशन में कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। मेडिटेशन प्रॉपरली करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, दैट इज ध्यान केंद्रित। ध्यान केंद्रित, बच्चों के केंद्रित नहीं है, लर्नर सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये ध्यान केंद्रित है। तो ध्यान केंद्रित जब हो गया, मतलब आपको रियलाइजेशन मिलेगा एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब कौन करते थे पता है, जब तंत्र मंत्र पाठ किया जाता था या बच्चों को सिखाया जाता था पहले के टाइम पे, रामायण महाभारत देख लो, कैसे उनको शिक्षा मिलती थी। इसलिए तीर धनुष कैसे ही, हाथों में कुछ नहीं है फिर भी मंत्र इतना उन्होंने लिया है, मंत्र जाप किया है या फिर तंत्र सीखा है, मंत्र सीखा है, तो उससे वो खुद ही क्या करते थे, जो भी आशीर्वाद उनके गुरु से मिले उससे ही निकलता था, मतलब इतना उनका नॉलेज था, वैसे ही निकालते थे। तो ये सारी स्किल्स हैं, निधि ध्यानम। निधि मतलब ये ना, निधि नहीं होगा, एक्चुअल स्पेलिंग फिर से रॉन्ग है, नीति होगा। नीति मतलब क्या है, हर दिन नीति नियम पालन करना, है ना, रूल्स को फॉलो करना, हर दिन आप फॉलो करते हो, तो निधि ध्यानम नहीं होगा, नीति ध्यानम होगा। मतलब ध्याय मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यानम, ध्यानम एक्चुअली है, ध्यानम नहीं है, ध्यानम है, मतलब ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। तो आप अपने फोकस को कंट्रोल कर रहे हो एंड उससे आप ध्यान लगा रहे हो, हर दिन लगा रहे हो, इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। मॉनिटोरियल सिस्टम कैसा था, मॉनिटोरियल मीन्स मनी, मनी फीस। ठीक है, सो यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर offered opportunities to monitor the other, सॉरी यहाँ पे मॉनिटोरियल मैंने रॉन्ग बोल दिया, मॉनिटोरियल मतलब मॉनिटर्स, क्लास मॉनिटर, अभी मॉनिटोरियल भी आएगा और एक मनी वाला भी पॉइंट आएगा, सॉरी रॉन्गली मैंने मॉनिटोरियल को पैसा बोल दिया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हमारे क्लासरूम में भी होता है कि अच्छे स्टूडेंट्स को मॉनिटर बनाया जाता है, तो वैसे ही को स्टूडेंट्स मतलब उनके साथ जो भी शिक्षार्थी हैं और विद्यार्थी हैं, उनको वो गाइड करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। एंड ये कंसेप्ट आपको महाभारत में भी दिखाया गया होगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे कौन सा मेथड को हम यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड। कौन सा मेथड में वैदिक एजुकेशन में पढ़ाया गया, एक्सप्लेनेशन मेथड। अभी और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्टली जाओगे डिस्कशन मेथड। एक है एक्सप्लेनेशन मेथड, जब एक्सप्लेन करते हो तो क्या होता है ना, बच्चे अच्छे से सुनते हैं, ध्यान केंद्रित होके सुनते हैं। डिस्कशन करते हो तो डिस्कशन कब होता है, जब तर्क लगाना है, लॉजिकल थिंकिंग करना हो, तर्क मतलब तर्क लगाना हो, इसको बोलते हैं ना खंडन मंडन। ठीक है, देखो डिबेट में दो पार्टनर्स होते हैं ना, या दो ग्रुप्स होंगे, मैं पॉजिटिव में बोल रही हूँ, आप नेगेटिव में बोल रहे हो, मतलब आपकी तरफ से आप सही हो, मेरे तरफ से मैं सही हूँ, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, लॉजिकल पॉइंट्स को लगा रहे हैं अपने हिसाब से, एंड उसमें कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, तो दैट इज कॉल्ड खंडन मंडन। ठीक है, उसको डिबेट को बोला गया है खंडन मंडन। ठीक है, अभी देखो द टीचर एंड स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप आपको बताएगा, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है, बॉन्डिंग क्या है। एंड उस टाइम पे जो मॉनिटोरियल मैं गलती से बोल दी थी, बट जो भी फीस है वो कैसे मिलते थे, तो राजा महाराजाओं के बच्चे आ रहे, तो वो तो अपने जायदाद से कुछ दे देते थे, गाय दे देते थे, और खाने का जो भी चीज है वो दे देते थे, वस्त्र दे देते थे, ये सब भी था। तो टीचर इन द वैदिक एज, जो भी टीचर थे मतलब गुरु और आचार्य जो भी थे, वर मैन। देखो
अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम कुछ दिन पहले ही आया था कि मैम आश्रम में तो गुरु के साथ-साथ मतलब गुरु माँ भी होंगे, वो भी पढ़ाते होंगे। ऑब्वियस है, बट वो उनकी पत्नियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं। तो वो स्त्री मतलब उस टाइम पे क्या था, एक गुरु के एकाधिक भी स्त्री होते थे, मतलब वन और मेनी वाइफ भी ऑल्सो वो रख सकते हैं। तो ये वैदिक एज में मगर मैक्सिमम जो टीचर थे उसी को हम काउंटिंग में ले रहे हैं, दैट इज़ मेन। वो लोग मेन ही होंगे एंड उनका जो कैलिबर है, मतलब जो हम बोलते हैं ना आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स है, मतलब आप एबिलिटीज अगर देखा जाए आपका बहुत सारी चीज़ों में, तो कैलिबर उनका हाईएस्ट था। नॉलेज के बेसिस में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बेसिस में दे पोजेस्ड द इन्फ्लुएंस, लाइक वो किसको कंट्रोल कर सकते थे, मतलब किसका ज्ञान उनके पास सबसे ज्यादा था, अग्नि का और इंद्र का। ठीक है, अग्नि का और इंद्र का। दे इमर्स्ड इन हाई रेपुटेशन, उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा होता था। लिविंग इन देयर आश्रम, वो अपने आश्रम में ही रहते थे। दे पेड अटेंशन टू द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थॉट, बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में वो हेल्प करते थे। ठीक है, हो गया। अभी देखो कौन सा चीज जो गुरु करते थे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जो बच्चे उनके पास रहते थे उनके आश्रम में। तो ये स्टूडेंट हैड टू डू द सर्विस ऑफ द गुरु एंड नेसेसरी जॉब्स ऑफ द गुरुकुल। तो गुरुकुल में अगर गाय हैं उनको चराना, मतलब दैट इज उनको ले जाना एंड खिला के ले आना, वैसा। भिक्षुक बनना, मैंने एक एग्जांपल दिया था, भिक्षुक बन के भिक्षा लेने जाना एंड गुरु के लिए लेके आना। गुरु क्या मतलब खाएंगे, आहार लेंगे, उसके ऊपर ध्यान रखना। गुरु को कुछ कष्ट ना हो, पानी पीना है, जो भी जो चीजें चाहिए गुरु और गुरुकुल के लिए जो जो चीजें करना चाहिए वो करेंगे। ही हैड टू गो आउट फॉर alms, that is भिक्षा। दिस क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ meekness एंड generosity इन them। तो वो समझा रहे हैं बच्चों को कि तुम कहीं से भी आओ, तो राजा महाराजाओं के घर से आओ, आप किसी के भी बेटा हो सकते हो, बट जब आप मेरे पास आए हो तो आप मेरे संतान जैसे हो। तो मैं अगर क्या हूँ, आचार्य हूँ, तो मैंने जैसे सीखा था वैसे शिक्षा आपको भी मिलेगी। दैट मीन्स आपको भी भिक्षा लेने जाना पड़ेगा, आपको भी क्या चाहिए, आप भी हाथ फैलाओगे, कुछ मांगोगे। ठीक है, लोगों को ये आदत होना चाहिए, किसी से कुछ चीज मांगने से जो बुरा फील करते हैं ना, तो उसका भी आदत होना चाहिए कि जरूरत पे वो भी चीज करना पड़े, तब जाके हम समझ पाएंगे कि गरीब और जो उच्च जाति है, मतलब पुअर एंड रिच का अंदर जो डिफरेंस है उसको समझ पाएंगे और उसको अच्छे से मेंटेन रखेंगे। ठीक है, देन देखो लिविंग इन गुरुकुलस, अगर गुरुकुल में रहना है तो स्टूडेंट्स स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड, नीचे सोना पड़ेगा। हो गया, टुक सिंपल फूड, पूरा सादा खाना, सात्विक भोजन, एंड ओबेड द गुरु इन ऑल रेस्पेक्ट। जितने भी चीजें हैं गुरु जो भी बोलेंगे, जो चीज बोलेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ओबे करना पड़ेगा। हिज मेन ड्यूटी, बच्चों का मेन ड्यूटी क्या है, देखो सिर्फ पढ़ाई करना, सबसे ज्यादा क्या है, पढ़ाई करना। दे आर वेरी, यहाँ पे और लगेगा, दे आर वेरी जेंटली लर्न, हर एक चीजों को वो क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अभी देखो यहाँ पे ना पास्ट प्रेजेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप कंसेप्ट किसके हिसाब से सीख रहे हो कि पहले क्या हुआ है, अभी तक क्या चल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है एंशिएंट के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी लिख रहे हैं कोई एक ही पार्ट में लिखे। अगर आप इज एम आर दे रहे हैं कि इस सिस्टम में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा चल रहा है, तो आप इज एम आर यूज कर सकते हैं। अगर आप पास्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो तो सारी चीजों में वर्ब एंड उसके जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके वर्स रहेंगे, वर्सवर रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हिज मेन ड्यूटी वाज टू स्टडी एंड यहाँ पे दे आर नहीं लिखेंगे, अगर वर्स लिखा गया है मतलब दे वेर हो जाएगा, दे वेर। They were very gently learned and attended to the instruction of the guru। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आप देखोगे आपके बुक में जैसा है, अगर आप कहीं पे भी गलत लिख रहे हो, इज एम आर गलती से हो गया है, तो आप पूरा कंसेप्ट को इज एम आर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को शो करते हुए लिखना पड़ेगा कि मैं अभी गुरुकुल सिस्टम में हूँ एंड गुरुकुल सिस्टम में ये चल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से ही वज वेर से स्टार्ट किए हो तो वज वेर से पूरा एंडिंग तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। अभी चलो, डिसिप्लिन नहीं लिखना है, लैंग्वेज देख लो, क्या लैंग्वेज होगा, कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। सो वेदास वर टॉट इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज दैट टाइम, मदर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन था, संस्कृतम। यहाँ पे मेंशन है संस्कृतम। ठीक है, संस्कृतम था मतलब संस्कृत था। अगर संस्कृतम नहीं आया ना, संस्कृत स्पेलिंग भी रॉन्ग है, संस्कृत, संस्कृत त होगा, टी ए होगा, संस्कृत बोल सकते हो या संस्कृत बोल सकते हो, एच नहीं होगा। मेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन, अभी वैदिक एजुकेशन का मेरिट डिमेरिट तक आ जाता है। देखो हर एक एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा है और हर एक पैटर्न में चेंजेस आए हैं, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन, एक के बाद इवॉल्व होना। जब नया कुछ आ जाता है जो कि इस एनवायरनमेंट में फिट हो जाए तो पुराने ओल्ड जो थिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो वैसा ही है कि गुरुकुल सिस्टम पहले था,
अभी कुछ जगहों में फॉलो किया गया है, इवन इफ कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी तक भी संस्कृत रखा गया है यूनिवर्सिटीज में फॉर हायर एजुकेशन, बट नॉट इन ऑल स्कूल्स एंड ऑल कॉलेजेस। तो ये एक साइड सब्जेक्ट रह गया, बट वेदा को हर जगह पे पढ़ाई नहीं होता। वेदा ओनली, जैसे कि वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे वेदा पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। इस्कन टेम्पल्स चले जाओ, वहाँ पे भी पढ़ाई हो रहा है। गीता, भगवत गीता या महाभारत रामायण, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे संस्कृत का भी यूज होता है, बट ऐसे नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था, आपने देखा कहीं पे भी कि स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आस्क कर सकता है? नहीं। तो दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट द टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ये क्या बोलता है? ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट फील्स गुरु एज, गुरु को क्या मानते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठीक है। ये तीन चीज वो गुरु को मानते थे। सोचो, आजकल के गुरुओं में वो चीज नहीं है, ठीक है। हर एक चीज का नॉलेज होता था, मतलब वो खुद ही तब करते थे, 20 साल 30 साल 40 साल पढ़ते थे, एंड हम लोग अभी 12 13 साल पढ़ने के बाद थक जाते हैं, है ना। तो वो जो पॉइंट रहता था उसमें, इसलिए गुरु को, मतलब स्टूडेंट्स जो भी थे, उनके जो भी गुरुकुल निवासी थे, वो लोग मानते थे बहुत ज्यादा कि ब्रह्म विष्णु महेश्वर सभी आप में ही दिख रहे हैं, एंड आप ही सब कुछ सर्वज्ञानी है। डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यूज, कौन से वर्च्यूज डेवलप होंगे, कौन से एम फुलफिल हो रहा है? हम्बलनेस आएगा बच्चों में, ट्रूथफुलनेस आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वैदिक एजुकेशन का मेन मोटो है। एंड देखो डीमेरिट्स 3 दिया गया है। नो प्लेस फॉर सेकुलर एजुकेशन, सेपरेट एजुकेशन नहीं था, भिन्न भिन्न धर्म के लिए भिन्न भिन्न एजुकेशन वो नहीं था। गिवन मोर इम्फेसिस फॉर द स्पिरिचुअल एजुकेशन, हमने स्पिरिचुअल वाकनिंग करवाया, ठीक है ना, धार्मिक जो प्रवाह है उसको बढ़ाया, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर हमने ध्यान दिया। ओनली कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई किया गया? संस्कृत में, सिंगल लैंग्वेज में हुआ, ठीक है। और सिंगल लैंग्वेज के ऊपर और कोई लैंग्वेज नहीं है। अभी का एजुकेशन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंग्लिश, हिंदी एंड अनदर वन दैट इज एनी रीजनल लैंग्वेज, जो एरिया में आप जैसे रहते हो उस एरिया का। जैसे कि उड़ीसा में है तो उड़िया लैंग्वेज इज द रीजनल लैंग्वेज। एंड बट देखो, उड़ीसा में होते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट्स के भी डिफरेंट थोड़ा बोल चाल में अलग अलग है, बट उसके भाषाओं में चेंजेस हैं। बट लिखने के लिए एक ही हम वर्ण यूज करते हैं, मतलब वर्ण के जो भी चार्ट है उसको यूज करें, और जो भी है उसको यूज करें, एंड ये उड़ीसा में पूरा ही सेम है, दैट मीन्स ओडिया, ठीक है। ओडिया सिंगल लैंग्वेज, तो ये ओडिया, हिंदी, इंग्लिश यहाँ पे यूज होता है। एंड साइड, जो भी साइड लैंग्वेज के हिसाब से संस्कृत को ले सकते हैं। अगर हिंदी लेंगे तो संस्कृत नहीं लेंगे, संस्कृत लेंगे तो हिंदी नहीं लेंगे, ऐसा चीज था। समझ आया?